आतंकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए की टीम आज करीब 6 राज्यों के 122 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम जिन जगहों पर छापेमारी कर रही है वहां पे एनआईए की टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये संदिग्ध कहीं न कहीं आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित थे या गैंगस्टरों से जुड़े हुए थे, उनके सहयोगी थे, या यूं कहे कि खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है उसमें कहीं न कहीं ये संदिग्ध सक्रिय नजर आ रहे थे। तो पूरी तरीके से 122 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो करीब 32 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी एनआईए की टीम ने कार्रवाई की थी और पीएफआई के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई थी, पीएफआई के संदिग्धों पर ये छापेमारी हुई थी जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप लगे थे। आज सुबह से ये छापेमारी चल रही है, करीब 250 से ज्यादा जो एनआईए के अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। देर शाम तक ये छापेमारी चल सकती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में एनआईए के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ लगता है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से अभी तक जो जानकारी मिली है कि एनआईए के अधिकारियों ने कई जगहों से डिजिटल गैजेट्स और कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए हैं। गृह मंत्रालय इस पूरे छापेमारी पर नजर बनाए हुए है और पल पल की जो अपडेट है वो एनआईए के अधिकारियों से ले रहा है। फार्मा सेक्टर में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में लगातार अग्रसर है। हालांकि अगर हम अभी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की संख्या को लेकर देश का 6ठा राज्य है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आज अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल का हब बनने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन के अंदर इसकी कार्य योजना तैयार करें। एक विशेषज्ञों का पैनल बनाए जो 15 दिन में इस कार्य योजना को तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करे। हालांकि अगर हम फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में 6ठे स्थान पर है, वहीं जो हमारी भागीदारी है वो सिर्फ 2% है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट किया है कि अब इसको 2% से बढ़ाकर 10 से 12% तक किया जाए। उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर फार्मास्यूटिकल के उत्पाद बने, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश काम करे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आयात के बजाय इन क्षेत्रों का निर्यात भी बढ़ाया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब अफसर लगातार कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया में जुट गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल की दिशा में अपने कदम बढ़ा देगा, जहां एक तरफ जीआईएस में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल के निवेश प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पे खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन की दुकानों के अपग्रेडेशन को लेकर प्रेजेंटेशन देखा, जिसके बाद उन्होंने अवलोकन के बाद तय किया कि ग्राम सचिवालय के पास ग्राम सभा की जमीन पे ऐसी अन्नपूर्णा राशन की दुकानें बनाई गई जहां पे आम जन को सुविधा हो, साथ ही साथ राशन की जो चीज़ें हैं वो तय समय पे मिले और तय समय पे तय तारीख पे मिले, जिससे कि आम जन को लगातार जो मिलने वाला खाद्यान्न है वो उचित मूल्य में लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ सही मात्रा में मिलने के लिए ई पास और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू का काम किया जाए, इसको लेके भी प्रस्तुतिकरण में इसका निर्देश दिया गया। साथ ही साथ पहले प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाए तो बरेली में 52 जगहों पे इन जो अन्नपूर्णा राशन की दुकानें हैं इनका संचालन किया जाएगा। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि एक अधिकारी हर सप्ताह में ऐसी जो राशन की दुकानें हैं, अन्नपूर्णा राशन की दुकानें हैं, उसमें औचक निरीक्षण करेगा, उसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव तक पहुंचाने का पूरा काम करता रहेगा। इसको लेके आज दिशा निर्देश भी दे दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पे खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन की दुकानों के अपग्रेडेशन। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद अब अखिलेश यादव पूरा का पूरा रोना जो है प्रशासन और बीजेपी पर छोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव में धांधली हुई और इस वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं आपको बता दें 2017 से लेकर अभी तक अखिलेश यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की नेतृत्व में तमाम चुनाव कराए गए, जिनमें के अभी तक पिछले 6 चुनाव में से 5 चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव कोई नया प्रयोग करते हैं या इसी संगठन में सर्जरी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे पंडित हरशंकर तिवारी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि यह वही स्थान है जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं बड़हलगंज के मुक्ति पथ पर और उनको अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खास तौर से जिस तरह से लोगों का हुजूम गोरखपुर से उनके साथ बड़हलगंज मुक्ति पथ तक पहुंचा है, खास तौर से वह हुजूम आज यहाँ उपस्थित देखने को मिल रहा है। कितने लोगों के दिलों में राज करते थे पंडित हरशंकर तिवारी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि राजनीति के पंडित थे। चाहे किसी की सरकार हो, तूती हरशंकर तिवारी की ही बोलती थी
और आज वह पंचतत्व में विलीन हो गए। खासतौर से आपको बता दें कि जब चिता सजाई गई है तो पूरे परिवार के लोग परिक्रमा करते नजर आए हैं और लास्ट में उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी द्वारा मुखाग्नि दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार बिहार में कितने भी राजनेता लग जाएं, क्यों ना सरकार लग जाए कि सनातन धर्म के प्रचारक को प्रचार करने से बिहार में रोका जाता, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया था कि धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन लगातार बिहार में चलेगा। बेशक जगह चेंज किया गया, गांधी मैदान से नौबतपुर लाया गया, लेकिन नौबतपुर ले आने के बावजूद भी जिस प्रकार देखा जा रहा है कि लगातार लोगों का आगमन प्रत्येक जिला से हो रहा है। सारे जिला का लोग यहाँ अपने आस्था और अपनी उम्मीद को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हुए हैं। करीब देखा जा सकता है कि जिस प्रकार भीड़ है और महिलाओं का आगमन हुआ है, उस मुताबिक ये तो तय है कि सनातन धर्म को मानने वाले बिहार में सबसे ज़्यादा हैं। क्यों ना सरकार महागठबंधन की हो या चाचा भतीजे की चल रही हो, कितने भी रोक लगा लें, लेकिन कोई भी सनातन धर्म प्रचारक को रोकने के लिए बिहार के लोगों ने विरोध किया। और आज बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन लगातार चल रहा है, किसी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं रही। हाँ, शास्त्री जी ने यह भी कह डाला कि मेरे लाइफ में पहला ऐसा प्रवचन था बिहार जहां सबसे ज़्यादा लोगों का भीड़ देखने को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज जमकर बवाल किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरीके से लगातार उनकी समस्याओं को लेकर के और छात्रावास की जैसी बड़ी समस्या पानी और साफ सफाई को लेकर के छात्रों ने इसका विरोध किया, उसके बाद से लगातार वो धरने पे बैठ गए। यानी गेट नंबर 2 पर धरने पे बैठकर अपने कुलपति से मांग की है कि जिस तरीके से छात्रावास की साफ सफाई होनी चाहिए और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उसको लेकर के लगातार छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से विश्वविद्यालय समस्याएं बढ़ती चली जा रही, छात्र लगातार जो है परेशान है और आंदोलन करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यानी कि कुलपति से साफ तौर पे उन्होंने गुहार लगाई है कि अगर ये समस्याओं का सामना हम छात्र नहीं करते हैं या छात्रों की समस्या को नहीं सुना जाता है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में राजभवन जाएंगे और राजभवन में उनकी शिकायत करेंगे। कुशीनगर के छितौनी नगर पंचायत के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे दो लोगों ने आपस में किया मारपीट के दौरान उनके लगभग 1 दर्जन से अधिक समर्थक भी हुए घायल। हालांकि मौके पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों लोगों को हिरासत में लिया और साथ ही दोनों के तहरीर पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के छितौनी नगर पंचायत का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने किसी निजी काम से जा रहे थे कि इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा और उनके गुरुओं के द्वारा उन पर हमला बोल दिया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर काफ़ी जो है कि चोटें आई और इसको देखते हुए जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर तत्परता दिखाते हुए पहुंचकर जो आरोपी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तहरीर पर 147, 148, 323, 504, 506, 452 जैसे संगीन मामले दर्ज कर और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। श्रावस्ती जनपद में पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए, इसके बाद राशन पानी मुफ्त में लीजिए। दरअसल ये पहला मामला जमुना ब्लॉक के चौरी कोटिया गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक कोटेदार की मनमानी सामने आई है। कोटेदार के द्वारा पहले समाजवादी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराया जाता है और कार्डधारकों से भी रुपया लिया जाता है, जिसके बाद कोटेदार के द्वारा राशन वितरण किया जाता है। ये आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और इसको लेकर जिलाधिकारी और एसडीएम को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत पत्र भी सौंपा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब देखने वाली ये बात होगी कि कोटेदार के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा ऐसे में क्या कार्रवाई की जाती है। सरकार के जहां एक तरफ योजना गरीबों के लिए होती है तो वहीं कोटेदार पहले समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कराता है, इसके बाद कार्डधारकों को राशन वितरण कर रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने प्रकाश में आई है। अब देखने वाली ये बात होगी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। झांसी पुलिस को मिली सफलता, 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। झांसी की पुलिस लाइन में एसपी सिटी ज्ञानंद कुमार ने खुलासा करते हुए बताया है कि लंबे अरसे से लोगों को लालच देकर जावा ऐप के माध्यम से पैसा डबल करने का 2
यह जो अपराधी हैं वह लालच देते थे और डबल पैसा करने के बाद में चपत लगाकर भाग जाते थे, जिसको लेकर ज़िले में 3 जगह इनकी शिकायतें भी हुई थीं। इसी को लेकर लगातार पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही थी, जिसमें आज कटेरा और पूंछ पुलिस को सफलता मिली है और 2 अपराधियों को साइबर सेल और थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3,93,000 रुपये नकद और कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान एसपी सिटी ने बताया है कि जानकारी की जा रही है कि इनके साथ कितने लोग और इनकी टीम में हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ को टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हम आपको बता दें कि डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम प्लेटफार्म पर चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से सोने के आभूषण बरामद हुए हैं और पीलू धातु के आभूषण बरामद हुए हैं। जब उससे पूछताछ की गई तो कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया है और जो सोने के आभूषण और पीली धातु के आभूषण जो बरामद हुई है उसकी कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। वहीं डीडीयू जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने आयकर विभाग को सूचना देकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी अभिषेक जो है रोहतास जिले का निवासी बताया जा रहा है। ये जो आभूषण और पीलू धातु की जो खेप थी वाराणसी से लेकर बिहार जा रहा था। आगरा कमिश्नरेट के थाना खीरागढ़ क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 41 साल पहले, जिसमें 32/1982 जिसमें 302 की हत्या का मुकदमा अपहरण करके 7 साल के बच्चे को अपहरण के लिए ले गए। करने के बाद में 5 लाख की फिरौती मांगी गई। 5 लाख की फिरौती लेने के बाद भी 5 बच्चे का गला रेतकर हत्या कर दी गई। पास के ही नज़दीक में एक बाग में उसका 7 दिन बाद शव मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम भी कराया गया। उसके बाद में 2 लोगों को नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को न्यायालय के माध्यम से उसको आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास के बाद में वो 84 में हुआ, जिसके बाद में वो कोर्ट से फरार चल रहा था। उसकी तलाश में और दूसरा जो मुलजिम था जो भी फरार था, जिसको मृत माना जा रहा था, जिसकी तलाश करते हुए 41 साल बाद खीरागढ़ एसओ राजीव कुमार की टीम ने मौके दिल्ली से और खीरागढ़ क्षेत्र से उसे पकड़ा। आगरा कमिश्नरेट के थाना खीरागढ़ क्षेत्र में भाइयों में हुआ पुलिस संघर्ष और पुलिस संघर्ष में जमकर चले लाठी डंडे। वहीं महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल और जिसमें कि इलाज को ले जाते समय एक की हो गई मौत। जी हाँ, हम आपको बता देंगे पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के गुड्डर गांव का है, जहां पर बकरी के मामले को लेकर के 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया और जमकर लाठी डंडे चले और जिसमें महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं इलाज को ले जाते समय एक की मौत हो गई। और वहीं सूचना पर पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना घटने के बाद गुड्डर गांव जो है वो पूरा छावनी में तब्दील हो गया है और वही पुलिस पूरे मामले की कर रही है। देर रात हुई फायरिंग से मचा हड़कंप, 2 व्यक्ति हुए घायल। आपको बताया थाना बारदरी क्षेत्र के मोहल्ला काकाटोला में देर रात हुई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। आपको बताया चलें, घायलों ने बताया है कि रंजिशन उनकी पहले से रंजिश चल रही थी। रंजिशन उन्हें रास्ते में रोका गया, वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे तो बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को रोक के नकाबपोश लोगों ने उनसे मारपीट की। मारपीट करने के बाद जान से मारने नीयत से फायर भी कर दिया। वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक व्यक्ति के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने और वित्तीय अनियमितता के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी उमाकांत पांडे को शासन ने निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने होल्डिंग निर्माण में शासन से द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक का भुगतान किया है। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायतों को आवंटित 80 करोड़ रुपए जो शौचालय निर्माण के लिए आवंटित किए गए थे, उनके व्यय न किए जाने के बावजूद आरोपी प्रधान और ग्राम सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई न किया जाना प्रमुख आरोप है। उन्हें निलंबित करने के बाद शासन ने मामले की जांच के निर्देश उप निदेशक को सौंपे हैं। अब देखना यह है कि उन ग्राम पंचायतों और सचिवों के विरुद्ध
कब कार्रवाई होती है जिन्होंने शासन द्वारा आवंटित शौचालय निर्माण के धनराशि को व्यय करने में उदासीनता बरती है। प्रबंधक आशुतोष कुमार आज चित्रकूट धाम पहुंच करके यहां पर स्टेशन परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया है। आरसी यादव रेलवे मैनेजर चित्रकूट धाम एवं अन्य अधिकारियों को मंडल रेलवे प्रबंधक झांसी आशुतोष कुमार ने निर्देशित किया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तीर्थयात्रियों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चित्रकूट एक तपोस्थली है। भगवान राम ने यहाँ पर लगभग 11.5 वर्ष वनवास किए थे। यहाँ पर रोज़ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस स्टेशन में उतरते हैं। इसके बाद यहाँ से चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट जाने के बाद वहाँ पर मंदाकिनी में स्नान करते हैं। इसके बाद कामदगिरि पर्वत के परिक्रमा देते हैं, जिसको लेकर के आज मंडल रेलवे प्रबंधक झांसी आशुतोष कुमार आज चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पहुंच करके बाकायदा यहां पर निरीक्षण किया है, साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी है एवं पानी की व्यवस्था देखी है। इन सब को लेकर के जो भी कमियां थी तो संबंधित रेलवे स्टेशन मैनेजर आरसी यादव चित्रकूट एवं अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरठ पुलिस ने दोहरी हत्याकांड का खुलासा महज 5 घंटे में किया है। थाना नौचंदी क्षेत्र के अंदर कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। महज वजह ये थी कि शराबी पिता मां के साथ मारपीट किया करता था, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में झगड़ा हुआ करता था, जिसको लेकर के कलयुगी बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर माता और पिता को महज चंद सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार दिया। कहानी यह है कि परसों बीती रात लगभग 1:कुछ पर कलयुगी बेटा आर्यन अपने दोस्त आदित्य के साथ घर पहुंचा और उसके बाद गहरी नींद में सोता देख माता पिता को चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। आर्यन और आदित्य ने दोनों माता पिता को मौत के घाट उतारने के बाद महज 3 घंटे में मेरठ से स्कूटी गुड़गांव पहुंचा दी। उसके बाद सुबह से ही आर्यन ने अड़ोसी पड़ोसियों को फ़ोन करना शुरू किया और जिसके बाद पड़ोसियों ने घर खोल करके देखा तो वहां पर दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने वहां से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, साथ ही दोनों बॉडियों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पुलिस की सुई कहीं ना कहीं परिवार पर ही घूम रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को महज 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घर के विवाद के चलते बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, वहीं नींद में जगी मां ने गला कटा देखकर पति का उसके बाद कीच और पुकार शुरू कर दी। जिसके बाद दोस्त ने आर्यन के दोस्त आदित्य ने उसकी मां का गला रेत कर हत्या कर दी। लगातार देखा जाए तो मेरठ में हर रोज ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन सवाल ये है कि महज परिवार के विवाद में बेटे ने मां और बाप को मौत के घाट उतारा। नगर निकाय चुनाव की अपार सफलता के बाद कहीं न कहीं से बीजेपी अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में समीकरण दूसरा ही रहा और यहाँ की ऐतिहासिक जीत हुई कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर की। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने और बीएसपी ने एक कोर कमेटी की बैठक जरूर बुलाई है। उसमें 2024 की तैयारी को लेकर अहम बैठक में वहां के कोऑर्डिनेटर जो प्रभारी हैं वो हिस्सा लेंगे और किस तरह का मंथन है वो वहां पर तय किया जाएगा और 2024 की तैयारी लोकसभा चुनाव की जाएगी। और रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में नगर पंचायत डलमऊ ऊंचाहार जहां पर कमल खिला है और वहीं नई नगर पंचायत जो बनी थी शिवगढ़ वहां पर भी कमल खिल गया है। लेकिन अगर रायबरेली की सबसे चर्चित सीट जिसको नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट कहा जाता है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 17 से 18 हज़ार की लीड से चुनाव जीता है। तो ये कहीं ना कहीं से चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार रायबरेली में मुख्यमंत्री से लेकर कई दिग्गज नेताओं का दौरा यहाँ रहा। दोनों डिप्टी सीएम रहे, कई मंत्री रहे, कई केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन ये रायबरेली के सोनिया गांधी किले को नहीं भेज पाए। फिलहाल अब 2024 की तैयारी किस तरह से बीजेपी करेगी या अन्य पार्टी करेगी, ये देखने वाली बात होगी।